क्वेश्चन नंबर 31 में देर आर 3 पार्टनर्स A, B and C in partnership sharing profits and losses in the proportion of 1/3, 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. पहले तो इसका प्रॉपर रेशियो बताइए क्या होगा। 1/3, 1/2, 1/3 और 1/6 का प्रॉपर रेशियो फाइंड आउट कीजिए क्या होगा। मैम उसके बाद 3:1। वेरी गुड। इसके बाद on 31st March 2019 they decided to dissolve the partnership and the position of the firm on that date is represented by the following balance sheet. क्या पोजीशन बताई जा रही है बैलेंस शीट के थ्रू आपको। कैश एट बैंक, स्टॉक कैश एट बैंक है 30,000, स्टॉक 50,000, सन्ड्री डेटर्स 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 57,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, दैट इज द लॉस ऑफ द फर्म। तो लॉस है तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आपकी फिक्सेशियस असेट है, इसको भी हम कहाँ ले जाएंगे, डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्रेडिटर्स पर। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है 40,000 के। लोन ए का लोन है तो ये आपका क्या है, पार्टनर लोन है, तो इसका लोन अकाउंट यहाँ भी बनेगा इस क्वेश्चन में भी। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन है आपको, और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या पाया गया, अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट ऑफ डैमेज, एक कोई केस चल रहा था हमारे ऊपर डैमेज का, इज सेटल्ड एट ₹20,000 एज अगेंस्ट ₹5,000 ओनली प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको उस लाइबिलिटी के पे करने हैं कितने अमाउंट, 20,000, लेकिन बैलेंस शीट में यानी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपीज ये मान करके हमने 5,000 रुपये का अरेंजमेंट किया है कि हो सकता है फ्यूचर में हमें कितने देने पड़ सकते हैं उस केस डैमेज के केस के लिए, 5,000। तो हमने उसे किस में इंक्लूड किया होगा, क्रेडिटर्स में। ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमने उस 5,000 का अरेंजमेंट तो अपनी लाइबिलिटीज में कर रखा है, दैट मीन्स क्रेडिटर्स में वो 5,000 इंक्लूडेड है। 40,000 के क्रेडिटर्स में 5,000 इस सूट ऑफ डैमेज के भी इंक्लूड है, लेकिन एक्चुअल में हमें वो लाइबिलिटी कितनी पे करनी होगी, एक्चुअल में हमें पे करना है कितना, 20,000। तो 15,000 हमारी कैसी लाइबिलिटी हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड, जिसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा। देखो 20 में से 5,000 को तो हमने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो कर रखा है, लिखा है ना उन्होंने, क्या लिखा है, एज अगेंस्ट 5,000 ओनली प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म की बुक्स में 5,000 का तो अरेंजमेंट है, बट 15,000 हमें जो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं इसके लिए फर्म की बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं, दैट मीन्स ये 15,000 हमारी क्या हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जाएगी। 40,000 के क्रेडिटर्स में 5,000 के जो थे सूट ऑफ डैमेज के नाम से हमने इंक्लूड कर रखे हैं, बट 15,000 यानी 20,000 हमें एक्स्ट्रा पेमेंट जो करना पड़ रहा है, जिसमें से 5 का ऑलरेडी हमने अरेंजमेंट कर रखा है अपनी लाइबिलिटीज में, लेकिन 15,000 का हमने अरेंजमेंट नहीं किया, वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के नाम से हमें पेमेंट करना पड़ेगा। इसका ये मीनिंग हुआ, समझ में आया, ये जो आप इसमें कंफ्यूज हो रहे थे ना, ये उसका वही मीनिंग। मैम अगर इसकी नरेशन होगी तो वो क्या होगी, नरेशन होगी इसकी, जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी, सबसे पहले आप एंट्री बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो बीइंग सूट फॉर डैमेज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, सूट फॉर डैमेज पेड कितना, 15,000 से आप एंट्री शो करें, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सूट फॉर डैमेज पेड, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। और अमाउंट कितना शो करेंगे आप, 15,000, क्योंकि आप 40,000 में जो 5,000 इंक्लूड है, क्रेडिटर्स हमारे आउटसाइड लाइबिलिटी एक ही है ना क्रेडिटर, तो उसमें वो 5,000 भी इंक्लूड है, वो बोल रहे हैं उसके लिए हमने उसका अरेंजमेंट कर दिया है,
तो उसकी तो हम अलग से ऑलरेडी पेमेंट की एंट्री बना देंगे। क्या बनाएंगे? वही रियलाइजेशन टू बैंक बीइंग क्रेडिटर्स पेड पूरे 40,000। तो आप 15,000 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट की एक एंट्री और शो करेंगे और इसे रियलाइजेशन अकाउंट में भी शो करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे चलें। मतलब और कोई इसमें डाउट है क्या क्वेश्चन में, या फिर हम मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूं? आगे देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर ₹40,000 एंड स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स रियलाइज 30,000। ये तो सिंपल है, ये सब सेल हो रही है तो इनसे वही एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनाएंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है, एंड 42,000 ये सारी एसेट्स हमारी सारी सेल हो रही। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,200। जब एक्सपेंसेस लिखा हो और कुछ ना पता हो तो कौन पे करता है? फर्म पे करती है, ये पहले ही बता चुके हैं। देयर वॉज अ कार इन द फर्म विच वॉज कम्प्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक। एक कार थी जो फर्म की बुक्स में टोटली क्या कर दी थी हमने? राइट ऑफ कर दी थी, यानी वो फर्म की बुक्स में नहीं है। इट वॉज टेकन बाय ए फॉर ₹20,000, जिसको ए एक पार्टनर ने ले लिया। और जब कोई पार्टनर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को लेता है तो जनरल एंट्री क्या बनती है? वही जो हम नॉर्मल एसेट के लेने पर बनाते हैं। क्या एंट्री होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, इसका इफेक्ट बताओ क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि आपके क्रेडिट में तो कार की वैल्यू 20,000 दिखाई जाएगी। किस नाम से? बाय एज कैपिटल अकाउंट के नाम से। लेकिन डेबिट में आप उसकी वैल्यू को ट्रांसफर नहीं करोगे। ट्रांसफर क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो हमारी बैलेंस शीट में है ही नहीं। तो यानी अनरिकॉर्डेड एसेट जो होती है वो हमारे प्रॉफिट को, अगर वो सेल हो जाए या उनसे कोई अमाउंट रिसीव हो जाए या उन्हें कोई पार्टनर ले लेता है, तो वो हमारे प्रॉफिट को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है, क्योंकि वो क्रेडिट में होती है और डेबिट में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें हम ट्रांसफर नहीं करते। ये इफेक्ट आता है। सेम एज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का भी यही इफेक्ट आता है। क्या इफेक्ट आएगा? अब जो ये सूट फॉर डैमेज का अमाउंट है, इसमें से 5,000 तो हमने क्रेडिटर्स में ट्रांसफर कर दिए। 5 का मतलब पूरे 40,000 के क्रेडिटर्स हमने ट्रांसफर कर दिए। लेकिन हमें पेमेंट कितना करना है? हमें पेमेंट 40 के क्रेडिटर्स का करना है प्लस 15 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का, जिसे हमने ट्रांसफर तो नहीं किया लेकिन पेमेंट करना है। यानी ये हमारे लॉस को क्या कर देती है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लॉस को इंक्रीज कर देती है, प्रॉफिट को कम कर देती है। क्लियर हुआ? इसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं? देयर वॉज अ कार इन द फर्म विच वॉज, ये वाला तो हो गया। आगे बस इतना ही है। ही ऑल्सो एग्रीड टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स। एक और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है इनके पास। कौन सी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। और इसका हमें सीधे क्या करना है? पेमेंट करना है। ये ध्यान रखना कि ये प्रोसेस जो है वो कैसा है? डिसोल्यूशन का है। डिसोल्यूशन प्रोसेस में जितनी हमारी लाइबिलिटीज निकलेंगी, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, इन सभी लाइबिलिटीज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको इस आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप बोले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूं मैं आपको? नो मैम। कर लिया है? नो मैम। कर लिया सभी ने? तो ये इसी का डाउट था बस सभी को, जो ये सूट फॉर डैमेज वाला जो पार्ट था। एनी अदर क्वेश्चन? मैम एक और पूछना था। 35 वेरी गुड। कुछ बच्चे तो बहुत सही कर रहे हैं, 35 तक भी पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रीता और शोभा, रीता एंड शोभा वाला। यस मैम। हाँ, रीता एंड शोभा और फर्स्ट एडजस्टमेंट नहीं समझ आई। फर्स्ट एडजस्टमेंट। यस मैम, 25% ऑफ द स्टॉक। हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ। रीता took 25% of the stock at a discount of 20%। ये वाला पार्ट तो बेटा मैंने आपको जनरल एंट्रीज में भी करवाया था। देखिए, आपका स्टॉक कितना है? 75,000। ये स्टॉक की वैल्यू हमारी कितनी है? 75,000। क्वेश्चन नंबर 35, स्टॉक 75,000 का है, जिसमें से रीता ने कितना ले लिया है?
दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, रीता 25% ऑफ स्टॉक, तो 75,000 का 25% कितना हुआ पहले तो ये बताओ। 25% स्टॉक टेकन ओवर बाय रीता। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि रीता ने कितने का लिया। कैलकुलेट करिए। 75% 1000 इंटू 25 अपॉन 100 18,750 13,750 मैम 18,000 18 ठीक है जी। 18,750 का किसने ले लिया, रीता ने। और कितने में लिया, एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। उसका 20% यानी इसका स्टॉक का 20% इसमें से लेस कर देंगे, लेस 20%। तो 18,000 का 750 आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 18,000 का 20% निकाल लीजिए और बताइए कितना होता है। और रीता का लोन भी है, लोन कितने अमाउंट का है उसका, 15,000 का। रीता टुक 25% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। यस मैम। तो सबसे पहले 18,000 का निकाल दो 20%, बताओ कितना होता है। और जल्दी से मैम 3,750 3,750, तो कितना बचा मैम 15,000। और हमने उसको रीता को क्या दे दिया, लोन के बदले में उसका सेटलमेंट कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोन के बदले में उसके अमाउंट को सेटल कर दोगे तो दोनों ही अकाउंट आपकी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, नो एंट्री। ठीक है मैम बस एक बात पूछनी थी इसमें मैम, जैसे फुल सेटलमेंट नहीं लिख रखा, हाँ केवल सेटलमेंट लिख सेटलमेंट ही रखा तो है। हो गया। अब आप 15,000 का ही उसका लोन है और 15,000 आप उसको दे रहे हो। ठीक है, रिमेनिंग स्टॉक का आप सेटलमेंट वो पूछ रहे हो कि रिमेनिंग हमने उसे कितना दिया है, 25%। तो रिमेनिंग स्टॉक के बारे में आपको नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, क्वेश्चन दी है या नहीं। मैम उसका लोन तो 25,000 का है, बट मेरे सामने तो रीता का लोन 15,000 का है बेटे। रिजर्व 24,000 के हैं और रीता का लोन 15,000 लिखा हुआ है। मैम आपकी वीडियो नहीं शो हुई। हेलो मैम मेरी बुक में 25,000 लिख रखा है। नहीं जी, यहाँ पर आपकी बुक में जो भी हो, मेरे में तो रीता लोन का अमाउंट देखो, क्रेडिटर्स का अमाउंट 75,000 गिवन है, बिल्स Yes, पेबल का ma'am. 30,000 और रीता के लोन का 15,000 गिवन है बेटे। अच्छा कोई डाउट हो तो उसे ठीक कर लो, अगर हो सकता है कोई मिसप्रिंट या कुछ हो रहा हो। 15,000 बाकी अमाउंट तो सेम है ना। 25 ही लिख रहा है वैसे तो। हाँ तो उसे ठीक कर लो। हाँ ठीक है, कोई हो सकता है कोई गलती। 37 है। 37 ये किसने पूछा Yes, है, ma'am. कुछ किसी नए बच्चे ने जीविशा। पूछा है या पुराना, जीविशा। हाँ बोलो इसमें कोई सा मैम आपको डाउट है। अंजू मंजुवन संजू वाला है। हाँ हाँ मिल गया मुझे क्वेश्चन। मैम इसमें जो एडजस्टमेंट में लास्ट लाइन है, एक साथ नहीं बोलेंगे बेटे, कोई एक बोलो। हाँ मैम 35 वाला जो आपने अभी कराया है उसमें अगर वहाँ पर 15,000 की जगह 25,000 होता तो क्या करते हैं हम? तो फिर हम 10,000 का पेमेंट करते, फिर आपको फुल सेटलमेंट वर्ड या तो दिया होता, फिर तो हम कुछ नहीं करते, और अगर नहीं दिया होता तो फिर आप 10,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट करते, आप एंट्री बनाते, रीता लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके ठीक है। मैम 37 की जो लास्ट लाइन, कमीशन रिसीव इन एडवांस कस्टमर ठीक है, मैं इसको पूरे को ही बोल दे, मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ, और स्टूडेंट्स को भी कोई डाउट होगा तो वो देख लेंगे। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो भी और बच्चों के डाउट्स भी क्लियर होंगे।
देखिए आपको काफी बड़ी बैलेंस शीट है इनकी। अंजू, मंजू एंड संजू वर पार्टनर, सभी की बुक में होगा, पुराना क्वेश्चन है। रेशियो है 2:1, और नीचे आपको लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर भी करते हैं और इसका पेमेंट भी करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कई बार हम फंड और रिजर्व की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ इसको ट्रांसफर करना हो, इसका पेमेंट ना करना हो। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ईपीएफ जो होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो होता है, वो ऑलवेज इट इज द आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। और आपकी फंड क्लोज हो रही है तो आपको अपने एम्प्लॉइज को ये पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। ये आपकी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब आपके कहाँ ट्रांसफर होंगे? क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद कैश नहीं होगा, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो एसेट साइड बैलेंस है, यानी ये क्या है? लॉस है, तो इसे कहाँ ले जाएंगे हम? डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। ऑन दिस डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व, अंजू वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द सेट्स। Anju was to receive 5% commission on the sale of assets except cash and was to bear all expenses of realization. यहाँ ये वाला ही पॉइंट पूछ रहे थे बेटा। अंजू जो है, अभी आगे चलेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अंजू जो है इनकी एक पार्टनर है, उसको इन्होंने रियलाइजेशन प्रोसेस को कराने के लिए अपॉइंट किया है, जिसके लिए उसको कितना कमीशन दिया जाएगा? 5%। और वो सभी एसेट्स को सेल कराने पर जो अमाउंट मिलेगा उस पर 5% इसको कमीशन मिलेगा। तो कौन कौन सी एसेट्स से रियलाइज हो रहा है? देखिए, अंजू रियलाइज द एसेट एज फॉलोज। किन किन एसेट से उसने रियलाइज किया अमाउंट? डेटर से 60,000, स्टॉक से 35,000, इन्वेस्टमेंट से 16,000, प्लांट 90% ऑफ द बुक वैल्यू का 90% प्लांट से रिसीव होगा। यहाँ तक हो गया। तो इन सभी अमाउंट्स को आप क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, जो अमाउंट रियलाइज हो रहा है, रियलाइज मीन्स जिनसे हमें पैसा मिल रहा है, और उन सब पर 5% अंजू का क्या शो कर देंगे? कमीशन। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितने हैं? 7,005%। कमीशन ये आपको पे करने हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वॉज रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000। अब देखिए, ये जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपको लाइबिलिटीज साइड मिला हुआ है। एडवांस जो इनकम होती है वो लाइबिलिटीज में ही आती है ना बैलेंस शीट में। इस 8 में से हम कस्टमर को वापस करेंगे कितना? 3,000 डिडक्ट करने के बाद। तो यानी हम कस्टमर को वापस कितना करेंगे? क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है तो हम उन्हें वापस कर रहे हैं 5,000 रुपीज। तो 5,000 जैसे ही वापस करेंगे, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो 5,000 का पेमेंट शो करेंगे। इसके बाद फर्म हैड टू पे 8,500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। ये कैसी लाइबिलिटी है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको 8,500 रुपीज का पेमेंट किस नाम से करना है? किसके लिए करना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए। लेकिन जर्नल एंट्री तब भी वही बनेगी, क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हाँ, नरेशन में आप शो करेंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। क्लियर? इसके बाद कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज अमाउंटेड टू ₹17,000। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन नहीं, इसमें आपका कोई रिजर्व नहीं दिया हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई रिजर्व नहीं, लेकिन आपको पेमेंट करना है। किसको कंपनसेट करना है? किसी एम्प्लॉय को। कितने अमाउंट का पेमेंट करना है? 17,000 का। इस लाइबिलिटी के बारे में भी आपको बैलेंस शीट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो ये भी कैसी लाइबिलिटी हुई? बोलो। अनरिकॉर्डेड। वेरी गुड। तो इसको भी हम पे करेंगे, जनरल एंट्री वही बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है। दिस लाइबिलिटी वॉज, लिखा हुआ भी है, दिस लाइबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट, साफ लिखा हुआ। ₹20,000 हैड टू बी पेड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड था 15,000 का,
बुक्स में देख रहे हैं, बैलेंस शीट में कितने का था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड? 15,000 का। लेकिन आप उसका पेमेंट कितने अमाउंट का कर रहे हैं? 20,000। वेरी गुड। यानी हम जितना बुक्स में है उससे ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए 5,000 एक्स्ट्रा लॉस है। आप ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में कितना? 15,000, और पेमेंट जब करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक तो तब कितना करेंगे? 20,000। 20,000। यही इसी पॉइंट पर था ना आपको डाउट? यानी लायबिलिटी हमें बुक वैल्यू से कम भी पे करनी पड़ सकती है और ज्यादा भी पे करनी पड़ सकती है, ये भी ध्यान रखना। हो सकता है कई बार हमें डिस्काउंट भी मिल जाते हैं क्रेडिटर्स पर। आपने देखा है ना कि क्रेडिटर्स पर हमें क्या मिला? डिस्काउंट मिल गया 10%, 20%। दैट मीन्स हमें उनकी बुक वैल्यू से कम अमाउंट वापस करना है। लेकिन कई बार हमें लायबिलिटीज का अमाउंट ज्यादा भी पे करना पड़ सकता है। तो जितना अमाउंट हम पे करेंगे उसी के पेमेंट को हम डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट के नाम से शो करें। मैम जब 20,000 रियलाइजेशन पे लिखेंगे तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि 5,000 का लॉस है? नहीं नहीं नहीं, कोई लॉस नहीं। देखो मैं आपको बार बार यही चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इन विच अ स्पेसिफिक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग, जो अपने आप में ये बता देता है कि किन एसेट्स को सेल करने से हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। मैं बार बार जब इस बात को कहती हूँ, देखो आपने ये वाला पॉइंट अलग करके दूसरा एक और पॉइंट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने डेटर्स से आपको लेने थे 50,000 रुपए, ठीक है? तो आपने उसकी बुक वैल्यू को कहाँ ट्रांसफर किया? आपने उसकी बुक वैल्यू को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सारी एसेट्स को डेबिट साइड में ही तो बुक वैल्यू उसको ट्रांसफर करते हो। और बाद में हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि हमें डेटर्स से रियलाइज हो रहे हैं ओनली 40,000 रुपीज, या डेटर्स पर हमें 10% का डिस्काउंट देना है। तो हमने कभी ये एंट्री बनवाई तुमसे? ऐसी एंट्री तो नहीं बनवाई कि डिस्काउंट अकाउंट को हम लॉस हो रहा है तो डेबिट करें, जबकि हमने जब 11th में डिस्काउंट दिए थे तो हमने तो डिस्काउंट को डेबिट किया था। जब देते हैं तो अलाउ करते हैं तो डेबिट करते हैं, क्योंकि वो लॉस होता है बिजनेस के लिए। लेकिन मैंने इस चैप्टर में आपसे ये एंट्री तो नहीं बनवाई। मैंने क्या बताया? जितना आपको रियलाइज हो जाए उसे आप कहाँ शो करिए? क्रेडिट में। मान लो 50,000 के डेटर से आपको 40,000 रुपीज रियलाइज हो रहे हैं, तो आपको 10,000 का क्या हो रहा है? लॉस। ठीक है, लेकिन मैंने एक भी लॉस की एंट्री आपसे बनवाई क्या? नो मैम, नहीं बनवाई ना। क्या इफेक्ट आया इसका? डेबिट में 50 है और क्रेडिट में 40 है। दैट मीन्स अपने आप लॉस हो गया। कितना? 10,000 का। अब जब आप लास्ट में लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे तो कितना लॉस निकल के आएगा? मान लो एक ही आइटम है आपकी बैलेंस शीट में, तो कितना लॉस निकल के आएगा? 10,000। तो वो रियलाइजेशन अकाउंट का इफेक्ट इस तरीके से आता है कि वो प्रॉफिट और लॉस को बता देता है। ऐसे ही जैसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की आप बात कर रहे हो, क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे 15,000 और डेबिट में पे करोगे कितना? 20,000। तो अपने आप आपका लॉस कितने से बढ़ जाएगा? 5,000 का। ठीक है ना? तो आपको कहीं अलग से शो करने की जरूरत नहीं है कि इस पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो जो अमाउंट एक्चुअल रिसीव होते हैं या एक्चुअल पेड होते हैं वो अपने आप उस प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट कर देते हैं। यही इस अकाउंट को बनाने का सबसे बड़ा जो एक फीचर है वो होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी मैंने एंट्री में आपसे ये नहीं कहा कि प्रॉफिट को क्रेडिट करो और लॉस को डेबिट करो। आपने देखा होगा एंट्रीज को अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें, लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करें, तो वहां हम प्रॉफिट और लॉसेस को डेबिट या क्रेडिट करते थे। लेकिन यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि इट इज द प्रोसेस। अदर चैप्टर्स में करेंगे, अदर में करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिसोल्यूशन इस प्रोसेस में हमारे अपने आप प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहे हैं? ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं। अब जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को मैंने ट्रांसफर करने को बताया, जैसे इस क्वेश्चन में भी एक दिया हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया है? 10,000। इसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। समझ आ रहा है?
कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम इसे? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या दी हुई है? 20,000। इस वैल्यू को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। अब जरा ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट को बेचने से, सेल करने से हमें सिर्फ 16,000 रुपीज मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं हमें? इन्वेस्टमेंट को सेल करने से 16,000। तो 16,000 जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो हमारा किस में इंक्लूड हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट, वाई बैंक अकाउंट के नाम से क्रेडिट में आ जाएगा। 4,000 का लॉस हो रहा है ना हमें से, बुक वैल्यू से कितना लॉस हो रहा है? 4,000 का। लेकिन हमें कुछ नहीं करना, जो क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने 10,000 का दिखाया, उसमें से वो 4,000 का लॉस अपने आप कवर अप हो जाएगा और 6,000 और बच जाएंगे, जो हमारे प्रॉफिट को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रांसफरेशन प्रोसेस को ठीक रखिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्रेडिट में ट्रांसफर करिए, स्टॉक की वैल्यू को, बुक वैल्यू को डेबिट में ट्रांसफर करिए और उसकी रियलाइज्ड वैल्यू को क्रेडिट साइड में शो करिए। अपने आप आपका प्रॉफिट और लॉस का इफेक्ट आ जाएगा। आपको 6,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये कि इनके ट्रांसफरेशन प्रोसेस इस तरीके के होते हैं कि वो प्रॉफिट और लॉस के इफेक्ट को शो कर देते हैं। समझ गए? ये तरीका है इसे करने का। यहाँ पर जो थोड़ा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को होता है कि प्रॉफिट हो गया तो इसका अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं या कुछ करें, ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं।